हेलो माय डियर रसगुल्ला, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा हम सब लोग कोशिका विभाजन में जो लेक्चर है सेल ऑर्गेनेल हम पूरा ख़त्म कर चुके थे। अब ये जो आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल से हम क्या देख लेंगे, किसमें वो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है और उसका प्रकृति वह कैसा है और उसका काम। ठीक है, एक ही टेबल के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले कुछ चीज़ें यहाँ से ऊपर लिखा गया है। डीएनए कोशिका की आनुवांशिकी सूचना का वहन करता है। वहन मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को वहन कहते हैं। वाहन के थ्रू ले जाते हैं ना, तो वही वाहन होता है। ठीक, ये कोशिका आनुवांशिकी की सूचना को, यानी जेनेटिक हेरिडिटी जो मटेरियल होता है, एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है ये डीएनए। तथा कोशिका की संरचना तथा कार्य की फिजियोलॉजी को नियंत्रित करता है। जितना भी काम है सेल के अंदर, उसकी संरचना और उसका कार्य सब ये नियंत्रित करता है डीएनए को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाओं में आरएनए आनुवांशिकी पदार्थ होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपका कोरोना है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है आनुवांशिकी पदार्थ है वो आरएनए है। वो भी क्या, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होती है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला एम आरएनए, एम फॉर मैसेंजर, जो मैसेज को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, मैसेंजर डीएनए होता है। ठीक है, अब हमारा टी आरएनए, ये मैसेज को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ट्रांसफ़र। एक ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर ट्रांसफ़र कर रहा था। किसी भी मैसेज को, जैसे डीएनए कहेगा जाओ तुम प्रोटीन बना के लेके आओ, तो किससे कौन होगा उससे ही देखेंगे। ये मैसेज पर, ये मैसेज को ले जा रहा है, ये ट्रांसफ़र कर रहा है। आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, यही यानी आरआरएनए जो है यही प्रोटीन बनाता है। ठीक, अब राइबोसोम के उत्पाद में न्यूक्लियस भाग लेता है। राइबोसोम न्यूक्लियो यानी क्या होता है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, सेल के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका कोशिकांग। कोशिकांग मतलब क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल है, किसमें क्या प्रेजेंट है, किसमें क्या एब्सेंट है, ये देखा जाएगा। देखिए, उपस्थित के लिए हम, यानी उपस्थित मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए पी, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट, एब्सेंट के लिए हम ए रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ये प्रकृति मतलब किस प्रकृति का है, जैसे आप हैं यानी किस प्रकृति के आदमी, घटिया क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के, यानी बुरे क्वालिटी के, खराब क्वालिटी के, तो यानी उसकी प्रकृति बताया जाएगा। अब यहाँ कार्य दिया है, तुम्हारा क्या काम है, पढ़ना या घूमना या पबजी खेलना, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। उसी तरह जो सेल ऑर्गेनेल है वो किसके क्या है उसके बारे में बताएंगे, उसकी प्रकृति वगैरह बताएंगे। पहला हमारा दिया है कोशिका कला, यानी सेल मेम्ब्रेन। पहले सेल का ऊपर ही मेम्ब्रेन, यानी जो ऊपर ये सेल है, सेल की जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या होता है बाबू, उपस्थित, यानी उपस्थित, जंतु विज्ञान में उपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित रहता है, पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। ठीक, अब इसका काम क्या है, प्रोटीन अणुओं युक्त वसा की दोहरी झिल्ली जो अर्धपारगम में होती है। अब आते हैं हम देखिए, ये आपका हम मान लेते हैं ये एक सेल है छोटा सा। ठीक, आपका ये सेल हो गया। ये क्या पूछा, प्रोटीन अणुओं युक्त वसा की दोहरी झिल्ली, लीजिए दोहरी झिल्ली हम बना दिए। दोहरी झिल्ली हो गई जो अर्धपारगम होती, मतलब क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती, सिलेक्ट करती कि सिलेक्टिवली, अभी लिखा था ना सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक, वही तुमसे लिखा हुआ है। अब क्या पूछा, कोशिका का आकार प्रदान करता है तथा कोशिका संगठन बनाए रखता है। यही तो बताता है कि यानी सेल कैसा होगा, हाँ बताता है कि नहीं, यानी गोल होगा, ओवल शेप होगा, कि ऐसे होगा, कि ऐसे होगा, सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है। ठीक, अब आते हैं कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। जंतु में सेल वॉल नहीं होता, पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी पादप कोशिका में देखा जाए तो हमारा ये पाया जाता है। ठीक, अब क्या पूछा, पारगम मतलब क्या होता है, जैसे ये सेल है, पारगम मतलब आर पार जा सकते हैं। ये पारगम और सेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। अब यहाँ से क्या आते हैं, यानी इसका काम क्या है बाबू, कोशिका को सामर्थ्य एवं कठोरता प्रोवाइड करता है, यानी कठोर प्रोवाइड करता है, यानी सेल कैसा रहेगा। जैसे इन केवल प्लांट सेल में आता है, ये आपका प्लांट सेल है, इसके अंदर ये जो सेल है, इसके ऊपर जो है ये सेल वाल है। ठीक, यदि ये कठोर नहीं रहेगा तो बताइए क्या होता है, दिक्कत नहीं हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो वही तुमसे कठोर प्रोवाइड करता है तथा पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक करता है। ठीक, ये था आपका सेल वॉल के बारे में। अब आते हैं
ये कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसमें यानी जो जंतु सेल है, ये एनिमल सेल है, उसमें प्रेजेंट होता है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हमारा एक स्टार यहाँ लगाइए, यानी हमें देखना है कि कौन कहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या दिया, कोशिका यानी साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है जंतु सेल में यानी जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में दोनों में पाया जाता है। ये स्टार्च ग्लाइकोजन युक्त तरल पदार्थ होता है। ठीक, यानी सेल के अंदर जो भी तरल पदार्थ यानी लिक्विड वाला पार्ट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यह स्टार्च ग्लाइकोजन युक्त तरल पदार्थ होता है। अब देखिए, इसमें कोशिकांग एवं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ये देखो आप सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, लिक्विड वाला पार्ट होता है तो उसमें क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक, साइटो मतलब सेल, ये आपका सेल हो गया। अब प्लाज्म मतलब क्या होता है, लिक्विड वाला पार्ट, लिक्विड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, इसी के अंदर तो न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गाल्जी बॉडी हो गई, यही सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इसी के अंदर लिखा, वही तुमसे क्या पूछा है, यानी कोशिका यानी इनमें कोशिकांग तत्व एवं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, सारी चीज़ सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब आते हैं हम रिक्तिका यानी वैक्यूल पे। वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में प्रण यानी और पादप कोशिका में दोनों प्रेजेंट होता है। जंतु कोशिका में छोटा होता है क्योंकि वाटर कंटेन यानी पानी उसे कम कंटेन करना होता है, और वाटर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बनाया गया। यह है अनियमित आकार यानी चेहरे जैसा हो सकता है, प्लांट में बड़ा था, एनिमल में छोटा था। आकार की द्रव की भरी संरचना होती है, देखिए द्रव से भरी यानी पानी से भरी संरचना होती है, जो पादप कोशिका के बड़े आकार में होती है। अब देखिए करिए, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में बड़ा होता है। अब ये क्या किया, इसका काम क्या है, ये काम क्या है बाबू, जल हो गया, खनिज पदार्थ, लवणों, खाद्य, वर्णक और का वज्र पदार्थों को आदि को संग्रह करना। इसका यानी वैक्यूल जब ये है, इसके अंदर जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये बड़ा वाला वैक्यूल जो है, इसे बड़ा वाला वैक्यूल, इसे हम वैक्यूल बोलते हैं। ये क्या, कोई भी खाद्य पदार्थ है तो ये स्टोरेज करता है। खाद्य मतलब क्या, तो जो पेड़ के लिए ज़रूरी है वो खाद्य पदार्थ है, ये उसके लिए स्टोरेज करता है। अब आते हैं न्यूक्लियस, जिसे मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, यही सब सारा कंट्रोल करता है। कौन, न्यूक्लियस। ठीक, ये क्या पूछा है, यानी जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, ये दोनों में प्रेजेंट हो गया। यह अंडाकार हो गया, दोहरी झिल्ली। अब देखिए दोहरी झिल्ली कहाँ कहाँ हो गई, एक आपका सेल, ये इसके मेम्ब्रेन, ये ठीक आपका ये हो गया। एक आप याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और एक प्लास्टिड कहीं है, प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए केंद्रक परतें, यह अंडाकार दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक, जिसमें क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है। अब ये क्या करता है, उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। माइक्रोकांडिया क्या करता है बाबू, उपापचयी क्रिया को, न्यूक्लियस यानी उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करती है। कोशिका विभाजन में इसका बहुत यानी विभाजन में नियंत्रित करता है, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यही कहता है कि सब करो तभी होने वाला, नहीं तो नहीं सेल है। प्रोटीन संश्लेषण के में सहायक होता है, ये राइबोसोम से कहता है डीएनए के पास, डीएनए के बाद मैसेज आता है, फिर आरएनए के पास जाता है, आरएनए मैसेज को यानी मैसेज करता है, या आरएनए फिर टीआरएनए फिर आरआरएनए, तो हमारा क्या प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। गुणसूत्र वंशीगति में वाहक होता है। ये गुणसूत्र वंशीगत मतलब क्या होता है, गुणसूत्र जो है एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में, देखिए ये आपका गुणसूत्र यानी क्या होता है, पूछा गुणसूत्र वंशिकाओं के वाहक होता है। जो गुणसूत्र है यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम पे ही डिपेंड करता है ना, तो यानी लड़का हो गया या लड़की पैदा, वही ये न्यूक्लियस के अंदर जो ये गुणसूत्र होता है यही करता है काम। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जैसे आप एक छोटा सा घर बनाते हैं, यहाँ से देखिए ये आप घर बना दिए, चारों तरफ दीवार लगा दिए। ठीक, ये आप घर बना दिए, ये लीजिए आपका ये छोटा सा घर है, ये आपका खिड़की है, ये आपका दरवाज़ा है। तो बताइए दीवार क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, कि ये छत जो है किस पे टिका है। इसी तरह से उसी तरह से ये सेल है, सेल कैसे टिका हुआ है, सेल कैसे टिका है, कौन डिपेंड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक, अभी इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ई और आर कहीं लिखा रहेगा, सेल में यानी कोशिका विज्ञान में ई आर लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है,
अब आते हैं, ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में प्रेजेंट होता है। अब ये झिल्ली युक्त जलिका होती है जिसे यानी जिस पर राइबोसोम उपस्थित होता है तथा अनुपस्थित होता है। अब आते हैं तुम्हारे पे, यहाँ से छोटा सा, यदि आपके पास ये मान लेते हैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है और इसमें से अटैच होता है, इसी से यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, यहाँ से अटैच हो गया, ये हो गया, यहाँ से अटैच हो गया, अभी बताया जाएगा, ठीक है। इधर आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर प्रेजेंट होता है और इसमें ये जो होता है इसमें ऐसे देखो कर दिया मोती तरह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक। अब ये देखो करिए, इसे राइबोसोम बोलेंगे। यदि किसी भी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER है, यदि यानी रफ यानी क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा, यदि राइबोसोम पाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यदि स्मूथ है, ऐसे देखो करिए, कुछ भी नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ, यानी राइबोसोम इसके ऊपर नहीं पाया जाता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो राइबोसोम है इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है, समझ आया। तो वही अब क्या लिखा है देखिए, राइबोसोम उपस्थिति अनुपस्थिति होता है, तो वही तुमसे पूछा, यदि उपस्थित होगा तब क्या आप कहेंगे बाबू, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में लिखना रहे तो RER लिख सकते हैं, कहीं भी लिखा रहे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या लिखेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दिए, ठीक है, ये समझ में आया। तो वही तुमसे कहा, उपस्थित तथा अनुपस्थित होते हैं। RBC में ये अनुपस्थित होते हैं, RBC यदि मैच्योर RBC, अब कुछ चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यदि मैच्योर RBC रहेगी, RBC रेड यानी रेड ब्लड सेल, इसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता। दूसरा ओवा में हमारा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, ये आप लिखिएगा बाबू, ये पॉइंट बना रहे हैं आपके लिए। और हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक सेल, इसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, ये तीन चीज़ें में, ठीक। उसमें केवल RBC लिखा, हम यहाँ पर लिख दिए, ओवा हो गया, एम्ब्रियोनिक सेल हो गया, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। अब वो तुमसे क्या पूछ लिया, यानी क्या था, राइबोसोम यानी RBC में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं प्रेजेंट करता, ये क्या करता है, कोशिका को यांत्रिक आधार पर प्रदान करता है, परिसंचरण में सहायक होता, प्रोटीन, लिपिड तथा वसा संश्लेषण में होता। अब देखिए जो लिखा है उसे यहाँ रखते हैं छोटा सा, अब हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये देखो करिए, अभी हम बताए हैं ये सेल यानी ये मैकेनिकल प्रोवाइड करता, देखिए ये मान लेते हैं ये न्यूक्लियर में यानी ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ये आप घर बना रहे हैं तो यानी दीवार बनाएंगे कि नहीं, दीवार बनाए ना, तो उसी तरह से ये जो सेल बना है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये हम तो आधार मान लिए। परिसंचरण में सहायक करता है, प्रोटीन, लिपिड, यदि राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यदि रफ एंडोप्लाज्मिकुलम तो हमारा राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन क्या करेगा बाबू, प्रोटीन तो बनाएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा मगर ये लिपिड बनाएगा, ठीक। अब देखिए वही तुमसे प्रोटीन और लिपिड और तथा वसा संश्लेषण में सहायक होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आए कि नहीं, एकदम VIP तरीके से पढ़ाएं बाबू, ठीक। अब यहाँ से आते हैं राइबो यानी माइटोकांड्रिया क्या होती है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे 440 वोल्ट छूने से तेरे गाना लगता है, तो ये माइटोकांड्रिया हो गई। ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक हो गया। दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, आप यहाँ पर स्टार लगाइए, अब यहाँ से एक स्टार यहाँ लगाइए, यानी न्यूक्लियस भी होता है, 1 2 3 यानी तीनों में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन है, इसलिए डबल हम स्टार लगा दिए। अब कोई पूछेगा दोहरी झिल्ली वाले दो कोशिका अंगों का नाम बताइए, कोशिकांगों का नाम बताइए, तो 1 2 3 बता दिए। अब चलते चलते जाएंगे क्लोरोप्लास्ट के बाद वहाँ पर भी बताएंगे, वो भी डबल मेम्ब्रेन है,
ठीक, अब देखिए करिए, माइटोकांड्रिया जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और क्या होता है, पेरीमाइटियल स्पेस में मैट्रिक्स भरा होता है। अब दो बीच की, ये आपका मान लेते हैं माइटोकांड्रिया, ठीक है। ये माइटोकांड्रिया है, ठीक है। अब यही तुमसे क्या पूछा है, ये आपका आउटर, ये आपका इनर, और इसके बीच में ये जो लिक्विड वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इनके बीच में देखो कर दिया, एक ये है और ये इनके बीच में स्पेस है ना, तो क्या कहेंगे, पेरी माइट्रो यानी माइटोकांड्रियल स्पेस बोलेंगे। देखिए पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस, यानी लिख देते हैं पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस। ठीक, समझ में आई कि नहीं, पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस लिख दिए। अब यहाँ से क्या पूछा है, पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस हो गया। देखिए पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस के बीच में ये जो पेरी माइटोकांड्रियल, यहीं पर हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स फिलअप होता है। ठीक है, ये सब मैट्रिक्स फिलअप हुआ, मैट्रिक्स फिलअप हुआ। ठीक, मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स यही बता रहे हैं हम आपको। ठीक है बाबू, मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं क्या काम है इसका, कोशिका श्वसन, यानी हमारे सेल में ये कोशिका श्वसन करता है एवं भोजन का ऑक्सीकरण करता है। इनमें एटीपी संचरित होती है। अब एटीपी क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट संचरित होती है। जैसे कंप्यूटर केवल 0 और 1 ही जानता है, उसी तरह से हमारा सेल केवल एटीपी को जानता है। कुछ भी दो तो एटीपी में कन्वर्ट होगा तभी वो चाहेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो पाएगा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ से एटीपी संग्रहित होते हैं एवं तो यह कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये था अब आपका माइटोकांड्रिया। अब आते हैं हम राइबोसोम पे। ठीक है, राइबोसोम पे आते हैं। राइबोसोम क्या कहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक, अब ये कहाँ पर चले गए, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये सूक्ष्म मतलब एक छोटा सा होता है, कला रहित कोशिकांगों को जो जीव द्रव्य में मुक्त रूप में पाया जाता है। मुक्त रूप में पाया भी जा सकता है। अब यहाँ पढ़े हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे भी अटैच हो सकता है। वही तुमसे क्या पूछा है, मुक्त रूप में अथवा अंतःप्रदित जालिका से जुड़े हुए रहेंगे। यदि जुड़े रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब ये क्या करता है, इसका मेन काम है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र, यानी प्रोटीन फैक्ट्री इसे बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन कंपनी से बोलते हैं। अब आते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्लांट कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये आप ऐसे अंडरलाइन करिएगा, एरो लगाइएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया, एक यहाँ हमारा डिफरेंस है और एक हमारा सेल में यानी सेल वाल पे डिफरेंस था। कौन कितना जगह, एक सेल वाल पे डिफरेंस था, एक लाइसोसोम पे डिफरेंस है। ठीक, ये डिफरेंस अब याद करिएगा, यही सब पूछेगा आपसे, छोटा छोटा पॉइंट पूछेगा बस। अब देखिए लाइसोसोम हमारा जंतु कोशिका में पाया जाता, प्लांट कोशिका में ये नहीं पाया जाता। यह एकल झिल्ली द्वारा घिरे होते। एकल झिल्ली मतलब क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन केवल रहेंगे, वहाँ पर सब डबल मेम्ब्रेन थे ना, सिंगल मेम्ब्रेन से जुड़े थैलीनुमा कोशिकांग होते हैं, जिसमें अपघटनीय एंजाइम होते हैं। अपघटनीय एंजाइम कौन से हो सकते हैं, जैसे ये आपका सेल है तो यहाँ पर जो लाइसोसोम पाया जाता है तो यानी ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम, वो अपघटनीय एंजाइम बोला ना, कोई भी यदि सपोज ये राइबोसोम मरने वाला है तो यानी यहाँ पर न्यूक्लियस बैठे रह कहेगा तुम इस लाइसोसोम ये राइबोसोम को खा लो, तो ये राइबोसोम को क्या करेगा, पूरा खा लेगा, अंदर करके बाहर निकाल देगा, तो हमारा सेल सड़ने से बच जाएगा कि नहीं। तो ये अपघटनीय सेल यही काम करता है। ठीक, यानी कोई चीज़ है जैसे यहाँ पर गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी काम नहीं कर रही, तो लो भाई इसे तुम खाओ, यहाँ से दूसरा ये क्या कर देगा, बना के देगा। तो वही तुम्हारा क्या करता है, ये बाह्य कोशिका कणों में वही तुम्हारा थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें अपघटनीय एंजाइम होता है। इसका काम देख लेते हैं थोड़ा सा। बाह्य कोशिका कणों एवं अंतर कोशिका पदार्थों का पाचन करता है, मतलब सेल के अंदर कुछ भी गया तो उसे डाइजेशन करता है। अपघटनीय पदार्थ है तो यानी डाइजेस्ट कर देगा, जाहिर सी बात। बाह्य कोशिका पाचन तथा संवलन के कारण इन्हें हम आत्महत्या यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें जैसे
हमारी पत्तियां हरी होती हैं ड्यू टू द क्लोरोफिल के कारण। ठीक, अब वही तुमसे कहेगा जंतु कोशिका में तो पाया जाएगा ही नहीं, जाएगा तो पाया जाएगा तो मज़ा आ जाता, पाया जाता तो हम कहते ऐसे धूप में आराम से खड़े रहते हैं, कहते धूप धूप हम अपना भोजन बना लेते हैं, मज़ा रहता। ठीक है, तो ये आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है। ये भी हमारा क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। 4 चीज़ बता रही है, दोबारा बता रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। ये जो चारों है ये आपका डबल मेम्ब्रेन है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं आपके सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा, दोहरी झिल्ली यानी झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें पर्णहरिम के रूप में पाया जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन इसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अब आते हैं एक दूसरा, हमारा सेंट्रियोसोम है। सेंट्रियोसोम क्या करता है, सेंट्रियोसोम जो है बाबू, जिसे हम तारक बोलते हैं यानी तारक का बोलते हैं, ये जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है मगर पादप कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या काम करता है इसके बारे में देख रहे हैं, देखे कर दिया। झिल्ली रहित, इसमें झिल्ली ही नहीं होती। अभी तो डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन की बात चल रही ना, तो इसमें हमारी झिल्ली ही नहीं होती है। सूक्ष्म नलिकाओं की बनी कोशिकांग होती है। यह कोशिका विभाजन में क्या होता है, समाय यानी क्या होता है, सहायक करती है। यदि सेल डिवीजन होगा तो यही हेल्प करता है सेंट्रियोसोम। अभी सेल डिवीजन पढ़े जाएंगे, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे आदमी डेडिकेशन बनाए रहेंगे तो धीरे धीरे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे आप। ठीक है, आप मोटिवेट रहिएगा तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, नहीं तो आप चोमू की बात बैठे रहिएगा। कभी वहाँ देखेंगे चॉकलेट वहाँ से खा लेंगे, कभी लड्डू वहाँ से खा लेंगे, केला वहाँ से खा लेंगे, बिस्कुट वहाँ से खा लेंगे। जब जी करा तो हम पोस्ट करके कहाँ चले गए, पानी पीले चले गए, फिर टीवी देखने चले गए। तो डेडिकेशन यदि नहीं रहेगा तो ज़िंदगी में आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ठीक, हम दोनों लोग इस मिशन को पूरा करेंगे तभी पूरा होगा, नहीं तो हमारे अकेले करने से नहीं पूरा होने वाला। ठीक, अब आते हैं हम गाल्जी बॉडी पे। ठीक है, गाल्जी बॉडी क्या होती है, ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है। चपटी, चपटी क्या होती है, चपटी होती है, इसे फ्लैट। ठीक, चपटी नलियों एवं थैलियों की बनी होती है। ठीक है, ये आपका गाल्जी बॉडी है। अब यहाँ से हमारा पूछा है, कोशिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन एवं रूपांतरण करते हैं। ठीक है, रूपांतरण करते हैं। अब ये था हमारा बाबू केवल टोटल किसका, प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन, कौन किस में प्रेजेंट है कौन किस में नहीं प्रेजेंट है। इसके बाद हम सब लोग यहाँ से जो क्रोमोसोम है इसे पढ़ा जाएगा। जैसे लास्ट में जो देखे थे ना क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम पढ़ा जाएगा। अब कुछ स्मरणीय तथ्य यहाँ से पढ़ लेते हैं, मतलब ये जो वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट है इतना, इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। ठीक है, ये कहीं भी पूछ सकता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट हरे लवक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे लवक, सही जाहिर सी बात है। यदि पत्तियाँ ग्रीन है तो यानी इसी के कारण से यानी ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। अब हमारा क्लोरोप्लास्ट जब हमारा ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी देखें, कभी कभी क्या हमेशा देखें यार, टमाटर है पहले स्टार्टिंग में कहता है ग्रीन कलर का रहता है कि नहीं, पक जाता है तो क्या होता है, लाल हो जाता है कि नहीं। तो ये हमारा किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट होता है बाबू, ल्यूकोप्लास्ट में चेंज होता है। ठीक है, यही चेंज होता है, क्लोरोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट होता था। इसी के कारण से हमारा जो टमाटर है, ये टोमेटो है बाबू, टोमेटो, पोटैटो, लेडी फिंगर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम छोटा सा एक व्यू पढ़ लेते हैं। हरित लवक हरे लवक में पाए जाते हैं, ये तो आपका सही है। अब क्या पूछा, क्रोमोप्लास्ट पीले रंग का, क्रोमोप्लास्ट पीले रंग का, नारंगी लाल। अब देखो कर लिया, वही जो क्लोरोप्लास्ट पढ़े हैं क्रोमोप्लास्ट, इसी का प्लास्ट का नाम है। ठीक, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट यानी क्रोमोप्लास्ट नीले नारंगी लाल रंगों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, लाइकोपिन मल्टीविटामिन, यहाँ से ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं रंगहीन लवक पदार्थ होते हैं। अब गाल्जी काय जीवाणु यानी गाल्जी काय जीवाणु जैसे नीले हरी सवाल परिपक्व आरबीसी यानी मैच्योर आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया। अब उसके बाद क्या पूछा, कोशिका का सजीव भाग, कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन तथा
कोशिकांग युक्त कोशिका द्रव्य होता है। ये तो एक्चुअली सही है। ठीक, सेल का पूछा है जो कि यानी सेल मेम्ब्रेन और हमारा सेल ऑर्गेनेल होता है, उसके अंदर ये जो द्रव होता है वो तुम्हारा क्या होता है, कोशिका का सजीव भाग माना जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ठीक, अब कोशिका का निर्जीव भाग कोशिका भित्ति होती है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। कणिकामय यानी क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ एवं वसा के बूंदें होती हैं, ये सब कोशिका के निर्जीव पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब पूछा यहाँ से, देखिए करिए, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रियोजाइट, यानी शुतुर का मुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अब आते हैं यदि यानी सबसे छोटी कोशिका जिसे हम